लेक्चर सीरीज। आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस जो था ये आपका ओल्ड सिलेबस के अंदर बिजनेस लॉ के नाम से था, लेकिन जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर आपका लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के नाम से है। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे LLEB, लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस बोलेंगे। तो जो अपना LLEB सब्जेक्ट है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है उसका टाइटल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और भी जो कॉन्ट्रैक्ट है जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है आपका है, पार्टनरशिप एक्ट है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तो इसके अंदर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इंक्लूड थे, लेकिन बाद में उन्हें इसमें से अलग कर दिया गया। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट है 1872 ये किसका पार्ट है? लॉ का पार्ट है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लॉ होता क्या है, ठीक है ना। तो लॉ की जैसे आप मीनिंग यहाँ पे देखें तो लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कौन से? सेट ऑफ रूल्स किसके लिए? अब सेट ऑफ रूल्स आप ये देखें कि आप किसी एनिमल के लिए सेट ऑफ रूल्स रखोगे तो वो क्या फॉलो करेगा? सारे एनिमल उसको फॉलो करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, एनिमल जो है वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये जो होता है कौन सी सोसाइटी के लिए होता है? ये होता है आपका सिविल सोसाइटी के लिए। एनिमल्स जो रहते हैं वो अनसिविल सोसाइटी का पार्ट है, तो वो वहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉ मीन्स है क्या? लॉ मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न आवर बिहेवियर एंड रिलेटिंग इन ए सिविल सोसाइटी। कि सिविल सोसाइटी में यदि हम रह रहे हैं तो हमें कुछ लॉ फॉलो करने होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करने पड़ेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अनसिविल सोसाइटी है वहाँ पे लॉ होते हैं, वहाँ पे लॉ नहीं होते, इसलिए हम उस सोसाइटी को क्या बोलते हैं? अनसिविल सोसाइटी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे लॉ के बाद जो अपना बिजनेस लॉ का फर्स्ट लॉ है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हम बात करेंगे होल इंडिया में एप्लीकेबल है। जो ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कब हुआ था? सितंबर 1 1872। जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइटल के साथ 1872 लिखा हुआ है, तो 1 सितंबर 1872 में ये हुआ था। फिर हम बात करें इससे पहले यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट 1871 का है तो वो कैसे गवर्न हुआ होगा? तो उसका आंसर ये है कि इससे पहले पीरियड टू दिस इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज इज फॉलो इन इंडिया। कि इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पहले लागू था। इसके जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं? इसमें 11 चैप्टर्स हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर इस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है जनरल प्रिंसिपल भी हैं और स्पेशल प्रिंसिपल भी हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर 1 to 75 जो है वो डिफरेंट क्या है आपके सेक्शंस हैं। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यदि हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो लॉ हैं, वो क्या हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये जनरल और स्पेशल प्रिंसिपल जो हैं, ये जनरल प्रिंसिपल 1 सेक्शन 1 to 75 है, स्पेशल जो है आपके 124 to 238 ये आपके हैं। हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जैसे इंडेमनिटी का है, गारंटी का है, बेलमेंट का है, प्लीग का है, एजेंसी का है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा करने वाले होंगे तो अपने जो लास्ट वाले टॉपिक रहेंगे वो यही रहेगा, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लीग, एजेंसी, ये सब होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो इंट्रोडक्शंस को हमने पढ़ा, जो आपके लेक्चर का टाइटल था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंट्रोडक्शंस। दूसरा जो सेकंड हाफ क्या है? सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दी है। यहाँ पे आप ये देखें कि बार बार आपको ये मिलेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन करके। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 2A B C D E F G H, जब हम सेक्शन H पे पहुंचेंगे तब जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पूरा होगा। जैसा कि हमने बात की कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है सेक्शन 2A B C D E F G H। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं सेक्शन 2A है आपका प्रपोजल को हम ऑफर भी बोलते हैं। फिर 2B है आपका प्रॉमिस को हम एक्सेप्टेंस भी बोलेंगे। फिर है आपका 2C प्रोमिजर या प्रोमिजी। इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे तब मैं आपको ABC जो है क्लियर करूँगा। फिर है D से आपका कंसीडरेशन,
डी कंसीडरेशन, तो सेक्शन 2D जो है आपका कंसीडरेशन का है। फिर है आपका एग्रीमेंट, सेक्शन 2E एग्रीमेंट, ई के बाद है आपका 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस, फिर है वॉइड एग्रीमेंट 2G, और फिर है आपका जो हम पढ़ेंगे आज कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H। शुरुआत हम करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है। तो आप ये देखें 2H जो बता रहा है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसको हम इस तरीके से भी समझते हैं कि एग्रीमेंट होगा देन वो एनफोर्सिबल होगा। एनफोर्सिबल का मतलब ये हुआ जिसको लॉ परमिशन देता है, तो हम एग्रीमेंट और एनफोर्सिबल बाय लॉ को क्या मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो ये जो एग्रीमेंट होता है इसको हमें समझना होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा 2A 2B 2C का, तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ये एग्रीमेंट क्या है और एनफोर्सिबिलिटी क्या है, एनफोर्सिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। सपोज़ मान लीजिए मेरा शॉप है RK मोबाइल्स के नाम से, और आप मुझसे मोबाइल परचेज़ करते हो। आपको जो मोबाइल हैंडसेट पसंद आता है वो पसंद आता है आपको 15,000 का जो मोबाइल है वो आपको पसंद में आता है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ शॉपकीपर हूँ, मैं आपको जो मोबाइल सेल कर रहा हूँ उसका मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ, ऑफ़र दे रहा हूँ कि ये जो हैंडसेट है इसमें ये स्पेसिफिकेशन है और ये आपको इतने प्राइस का मिलेगा। तो ये क्या है, प्रपोजल है। ये क्या है, प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स ऑफर, ठीक है ना। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, कि आपको वो चीज़ वो काम करना है, तो वो क्या माना जाएगा, आपका प्रपोजल माना जाएगा। और आप देखिए तो यहाँ पर लिखा है और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि मना करना भी, ना करना भी क्या माना जाता है, आपका प्रपोजल माना जाता है। आप कहेंगे सर ये अच्छी बात होगी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि करने को टू डू को हम मानेंगे प्रपोजल, अब ना करने को कैसे हम प्रपोजल मान सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मान लीजिए आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो गवाह जब पेश होता है तो कभी कभी जो गवाह होता है वो गवाही नहीं देता है। तो वो जो गवाही नहीं देता है वो भी एक प्रपोजल के अंदर कभी कभी वो गवाही नहीं देता है। तो वो जो प्रपोजल है वो नहीं करने का है, ठीक है ना, नहीं करने का। किसी को काम करने से रोकना भी क्या है, आपका एक तरीके से प्रपोजल है। तो यहाँ पे प्रपोजल की जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 2A के अंदर वो ये है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसको आप उसकी एसेंट ले रहे हैं, उसको बता रहे हैं वो चीज़ें, वो क्या कहलाएगा, आपका प्रपोजल कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि जो एसेंट वर्ड आया वो क्या है, विद व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, कि उसकी सहमति जो आप ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, टू सच एक्ट, की काम करना, टू एब्सटिन्स कि आप काम नहीं करने के लिए भी आप उसको बोल सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रपोजल कहलाता है। तो प्रपोजल आई थिंक आपको समझ आया होगा 2A। मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था कि सपोज़ मैं मोबाइल की शॉप पे RK मोबाइल्स पे मैं ओनर हूँ और मैं आपको वो जो मोबाइल है वो मैं आपको सेल कर रहा हूँ। आई विल सेल यू मोबाइल एट ₹15,000। तो यहाँ पे मैं जो हूँ, यहाँ पे प्रपोजल जो मैंने आपको दिया है मोबाइल सेल करने का, वो काम करने का था और काम नहीं करने का भी मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया। आई थिंक आपको प्रपोजल समझ आया होगा कि कैसे काम करना और काम नहीं करना भी प्रपोजल का पार्ट है। 2A क्लियर है। 2B में चलते हैं। प्रोमिस होता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये हुआ कि जब मैंने आपको प्रपोजल रखा कि मोबाइल आपको लेना है, सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, तब आप क्या दे रहे हो, अपनी एसेंट दे रहे हो, अपनी सहमति दे रहे हो, ठीक है ना। तो हम ये मानेंगे कि जिस तरीके से मैं आपको वो चीज़ डिलीवर करना चाह रहा था उसी टर्म कंडीशन पे आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रोमिस कहलाता है। तो प्रोमिस सेक्शन 2B के अंदर है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, कि जब किसी को प्रपोजल रख दिया जाता है सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, कि वो उसी सेंस पर अपनी एसेंट देता है, अपनी सहमति देता है। तो ये माना जाता है प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, कि प्रपोजल क्या हुआ है, एक्सेप्ट हो गया। और जब व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। तो जब मैंने आपको मोबाइल का ऑफर किया कि मैं मोबाइल ये वाला स्पेसिफिकेशन का 15,000 पे आप पे सेल करूँगा, और आपने क्या किया, वहाँ पे अपनी एसेंट दे दी, आप एग्री हो करने के लिए, पे करने के लिए आपने प्रॉमिस कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस कहलाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एवरी ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, कि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। 2B आपको समझ आया होगा। 2C की बात करें तो यहाँ पे प्रोमिसर और प्रोमिसी,
प्रोमिसर का मतलब प्रोमिस करने वाला, प्रोमिसी मतलब प्रोमिस को लेने वाला, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए मेरा प्रोमिस आपके साथ था, आपका प्रोमिस मेरे साथ था। मेरा प्रोमिस ये था कि मैं आपको मोबाइल सेल करूंगा, आपका प्रोमिस था कि आप मुझे पे करोगे, ठीक है ना। तो प्रोमिसर और प्रोमिसी यहाँ पे हुए। एक्सेप्टर जो है, व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ए प्रोमिसर, कि जिसने वो रखा है प्रपोजल वो प्रोमिसर कहलाएगा, और जिसने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो क्या कहलाएगा, प्रोमिसी कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रोमिसर और प्रोमिसी को कहाँ पे हमने पढ़ा, 2C के अंदर। आपको क्लियर हो गया। 2A सबसे पहले प्रपोजल होगा, ठीक है ना, इसको ऑफर बोलते हैं। 2B क्या होगा आपका, प्रोमिस होगा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। और हमने प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों को 2C के अंदर पढ़ा। अब यहाँ पे जो 15,000 जो आ रहा है यहाँ पे एक पार्टी के लिए अमाउंट जो है, मेरे लिए अमाउंट वो जो है आपके लिए मोबाइल जो है वो क्या है, कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन क्या होता है, when at the desire of the promiser the promisee has done or abstained from doing something, वो कर रहा है, यदि मोबाइल दे रहा है, वो गवाही नहीं दे रहा है, टू डू abstain from doing मतलब काम करने से मना करना। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो दूसरा पर्सन है उसको दूसरे को उसके बदले में कुछ मिलेगा, काम करने या नहीं करने के बदले में कुछ मिलेगा। तो यही क्या कहलाता है आपका, प्रोमिस टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट एब्सटेंसी, और प्रोमिस इज कॉल्ड एज ए कंसिडरेशन फ्रॉम द प्रोमिस, कि कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरेशन कम से कम 1 रुपया भी कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हवेलियाँ हैं राजाओं की, वो गवर्नमेंट अपने वहाँ पे ऑफिस खोलती है, तो वहाँ पे कुछ कंसिडरेशन होता है, बिना कंसिडरेशन वो नहीं किए जाते। तो ये सेक्शन आपका क्या है, सेक्शन 2D है। अब हम बात करेंगे 2D के बाद 2E, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आप समझ गए। एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि जब प्रपोजल ने प्रपोजल रखा, एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दी, प्रोमिसर प्रोमिसी हो गए, कंसिडरेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो एग्रीमेंट बन चुका है। तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो क्या कहलाता है आपका, एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट समझ आया। फिर हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल का मतलब है वितक्रम, एक दूसरे के लिए। ये है जिसमें आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे लिए मोबाइल जो है, मेरी लाइबिलिटी है कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, मैं मोबाइल का सेलर हूँ, आप मुझे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिस है। तो प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कोड एज ए रेसिप्रोकल प्रोमिस, ठीक है ना। तो ये 2F था। फिर G की बात करें, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो एनफोर्सिबल नहीं होते हैं, जो शुरू में क्या होते हैं, हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट उनको अपनी परमिशंस नहीं देगा, तो वो कहलाते हैं वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। तो लास्ट जो हमने 2H किया था, शुरुआत हमने यही की थी कि वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो अपना इंट्रोडक्शन लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट का वो पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।